इन दिनों से जिस तरह से रियासत पाकिस्तान की रिट को चैलेंज किया गया, जो हशर नशर हमारे पर हमारे पुलिस अफसरान और जवानों का हमारी अपनी सड़कों और गलियों में हुआ, उन्हें पाबंदी तो लगा दी, लेकिन क्या इसको बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था? माजी में जिस तरह जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने अपने फैसले में लिखा, उस फैसले का भी जो हशर हुआ वो हमारे सामने है। तो क्या रियासत की रिट को चैलेंज करने के मामला जो हैं शेख रशीद साहब को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं, इसको कर सकते थे? देखिए, पहली बात तो यह है कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख रशीद अहमद साहब ने यह कहा कि हम इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत टीएलपी पर बैन लगा रहे हैं। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख रशीद साहब ने यह भी कहा कि मैंने कभी तहरीके लब्बैक की हिमायत नहीं की। आप अगर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का जो फैसला है फरवरी 2019 का फैजाबाद धरना केस में, उसको अगर आप पढ़ें तो उसके सफा 4 पर बड़े वाज़ेह अल्फाज में काजी फायज ईसा ने आईएसआई की एक रिपोर्ट को कोट किया है। उस आईएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक जो सियासतदान तहरीके लब्बैक की हिमायत कर रहे थे, उसमें शेख रशीद साहब का नाम सबसे पहले था, उसके बाद एजाजुल हक साहब का था, और उसके बाद एक पीपल्स पार्टी के जो मुकामी रहनुमा थे उनका भी नाम उसमें शामिल था। दूसरी बात यह है कि वो जो फैसला था जस्टिस काजी फायज ईसा का, उस फैसले में काजी फायज ईसा साहब ने बड़ी तफसील से बताया कि जब हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बुलाया, सुप्रीम कोर्ट में उनसे पूछा, उनसे कहा कि बताइए कि ये तहरीके लब्बैक जो है इसकी रजिस्ट्रेशन किसने करवाई है और इसकी फंडिंग कहां से होती है, तो इलेक्शन कमीशन ने बताया सुप्रीम कोर्ट को जनाब के एक यूएई का नेशनल है, उसके पास एक पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड भी है, लेकिन रहता वो यूएई में है, और वो उसने इसकी रजिस्ट्रेशन करवाई है। अच्छा, तो काजी फायज ईसा साहब ने फिर अपनी जजमेंट में जो फॉरेन फंडिंग के हवाले से पाकिस्तान का आईन और कानून जो कहता है उसको भी लिखा, और आखिर में जाके उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, और आज उसी कानून के तहत शेख रशीद साहब ने टीएलपी पर पाबंदी लगाई है। लिहाजा अगर 2017 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो उस वक्त ये सब मामलात को सही तरीके से हैंडल किया जाता तो ये सूरत हाल आज ना होती। और चले उसके बाद जब फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट के 2 मेंबर बेंच का फैसला आ गया था और इस फैसले को लिखा था काजी फायज ईसा साहब ने, तो आप उस जजमेंट पर अमल दरामद कर देते। आज पाकिस्तान की हुकूमत वही कुछ कह रही है जो काजी फायज ईसा ने अपनी उस जजमेंट में लिखा था, और काजी फायज ईसा साहब जो है बजाय कि उनकी जजमेंट पर अमल दरामद किया जाता, इस फैसले की वजह से उनको इबरत की मिसाल बनाने की कोशिश की गई, उनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया गया और उसकी वजह से वो बहुत से मुकदमात में फंस गए। तो मैं ये समझता हूं कि ये आज पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत जिन हालात से दो चार है, ये हालात इसने खुद पैदा किए हैं। मैं उसकी तफसील में नहीं जाता कि जजमेंट में और क्या क्या लिखा हुआ है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में सियासत और सहाफत के हर तालिब इल्म को, हर पॉलिटिकल वर्कर को, हर वकील को ये जजमेंट पढ़नी चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि जितनी ताखीर की गई है इस सारे मामले में, और इस जजमेंट में बहुत से और भी जो हालात हैं, आने वाले हालात हैं, जिसमें लिखा गया है जजमेंट में कि अगर कानून और आइन की बालादस्ती कायम ना की गई तो क्या क्या हो सकता है, वो सारी पेशीन गोइयां जजमेंट में की गई हैं। काजी फायज ईसा साहब ने सिर्फ एक अदालती फैसला नहीं लिखा, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की उन्होंने मंजरकशी भी की है। तो मैं समझता हूं कि ये हुकूमत जो है अब ये अपना थूका हुआ चाट रही है। इसमें आज तहरीके लब्बैक पर पाबंदी लगा के वही किया है जो काजी फायज ईसा ने 2019 में अपने फैसले में लिखा था, और मैं नहीं समझता कि इतनी ताखीर से ये जो काम किया गया है इसके अब कोई जल्दी मुस्बत नताइज पैदा होंगे, क्योंकि ये पंडोरा बॉक्स है और इस जजमेंट में जो फॉरेन फंडिंग के हवाले से बहुत सी चीजें काजी फायज ईसा ने। चले मीर साहब आपके पास दोबारा आएंगे। शाइक उस्मानी साहब, आपने मीर साहब को भी सुना,
क्या ये मामला आप समझते हैं कि बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था? और बुनियादी सवाल यहां पर यह कि अब जबकि पाबंदी लग चुकी है तो वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं है मामला कि काबीना ने ऐलान किया, वजीर दाखिला ने पाबंदी लग गई, क्योंकि मेरे ख्याल में काबीना फैसला करेगी, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट लिखेगा ईसीपी को, वहां से कोई फैसला होगा। तो ये कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, क्योंकि क्या सुप्रीम कोर्ट ये भी अदरवाइज भी डिसाइड कर सकती है कि नहीं जी पाबंदी हम लगा ही नहीं सकते? देखिए, बात इसमें यह है कि ये जब फैजाबाद का इंसिडेंट हुआ था तो वो उसके बाद जो हालात हुए थे जिसका अभी हामिद मीर साहब जिक्र कर रहे थे जी, तो जब ये पिटिशन गई सुप्रीम कोर्ट के पास तो फाइनेंस साहब ने कोई जबरदस्त जजमेंट लिखी और उन्होंने बताया कि भाई, लेकिन वो उस जजमेंट के खिलाफ फिर इसी गवर्नमेंट ने रिव्यू फाइल की जी सुप्रीम कोर्ट में, यानी उसके खिलाफ उन्होंने रिव्यू फाइल की। और अब वो जब बाद में और मामला आगे पता चला जाए, देखिए एसेंशियली बात यह है कि इस किस्म की चीजें तो सारी दुनिया में होती हैं। ये राइटिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट जो लोग होते हैं सारी दुनिया में होते हैं। अब देखें जर्मनी में राइटिस्ट एलिमेंट्स होते हैं, वो खड़े हो जाते हैं और हर जगह फ्रांस में खड़े हो जाते हैं। लेकिन उसको लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के तौर से देखना चाहिए, उस पर एक्शन लेना चाहिए, उसके खिलाफ जाना चाहिए। पाबंदी लगाना किसी पार्टी पर ये सूरत किसी सूरत में सही नहीं है, क्योंकि अगर आप पाबंदी लगाते हैं तो उससे ज्यादा प्रॉब्लम पैदा होते हैं। आप देखें हमारी जो तारीख आ रही है, ANP पहले होती थी, अवामी नेशनल जी बिल्कुल पाबंदी लगी। उसके बाद फिर उन्होंने जमात इस्लामी में पाबंदी लगाई, वो मौलाना मौदूदी साहब को डेथ सेंटेंस दी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है जिसको कि आपको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के तौर पर देखना चाहिए और उसको उस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, बजाय इसके कि आप उसके पाबंदी लगाएं। पाबंदी लगाने की वजह से प्रॉब्लम्स और बढ़ते हैं और आप उससे कोई फायदा नहीं होता। और ये जो अभी इन्होंने पाबंदी लगाई है, ये बासूरत इस वजह से लगाई गई है क्योंकि आजकल हमारा केस जो है वो IMF का और वाले मामलात भी हैं, मामलात है, उसके अंदर हम पर असर दबाव पड़ रहा है कि आप कुछ कर नहीं रहे हैं इन लोगों के खिलाफ। तो उस वजह से ये दुनिया को दिखाने के लिए कि हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है, ये तो सही नहीं है। अच्छा शायद उस्मानी साहब आपके पास दोबारा होगा। मीर साहब ये बताइएगा कि अभी पर लग गई है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन अभी आगे जाके होनी है, लेकिन हमने पहले भी देखा पाबंदियां पहले लगी मुख्तलिफ नामों से, फिर इसी तरह की, चाहे वो सियासी जमातें हो, मजहबी जमातें हो, दोबारा से आ जाती हैं, नाम बदलकर इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगी, अपने काम भी उसी तरह जारी रखेंगी। अब क्या समझते हैं आपके कुछ बेहतर तरीके से इसको हैंडल किया जा सकता था, या अभी भी जो पाबंदी लग गई है उस पर वो रिएक्शन भी आएगा? तो किस तरह मामले को हैंडल क्या किया जाए? क्या समझते हैं हुकूमत क्या करे कि हुकूमती रट जो है वो बहाल भी हो और मामला भी खराब ना हो? देखिए, मैं अर्ज ये करूंगा कि मैं जाती तौर पर तो पॉलिटिकल पार्टीज पर पाबंदियां लगाने के खिलाफ हूं, लेकिन मैं दोबारा जिक्र करूंगा कि अगर आप जस्टिस काजी फाइजा साहब की जजमेंट पढ़े तो आपको वो हालात समझ आएंगे जिन हालात में ये पॉलिटिकल पार्टी कायम हुई और फिर उसको इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर किया। तो उन्होंने पूरा एक आपको लाइन ऑफ एक्शन दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस फैसले में बताया कि आपको क्या करना है। आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स के तहत, पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 17 की सब क्लॉज 3 के तहत कार्रवाई करनी है और फिर आपको इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कहा कि रेफरेंस दायर करें, रेफरेंस आप सुप्रीम कोर्ट को भेजें और फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला करे। इस तरह नहीं जिस तरह शेख रशीद साहब ने किया है। तो मैं समझता हूं कि पहले भी पाबंदियां लगती रही हैं। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट के जरिए नैप पर पाबंदी लगी थी, नेशनल अवामी पार्टी पर। वो पार्टी आज जो है वो ANP की शक्ल में मौजूद है, वो BNP मैंगल की शक्ल में मौजूद है, वो नेशनल पार्टी की शक्ल में मौजूद है। और आपको याद है स्पाई साहबा पर पाबंदी लगी थी, वो भी एक दूसरे नाम से काम कर रही है। तहरीक नफाज फिक्र जाफरिया पर, स्पाई मोहम्मद पर, इन पर भी पाबंदी लगी थी, वो मुख्तलिफ नामों से काम कर रहे हैं। तो ये जमात जो है ये भी एक नए नाम से काम करना शुरू कर देगी। मसला ये नहीं है, देखिए जब अदालतें कोई फैसला देती हैं तो उस फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, जो नाज़रीन मेरी बात आपके जरिए सुन रहे हैं, काजी फाइजा साहब का फरवरी 2019 का फैसला पढ़ ले। बहुत सी चीजें मैं बोल नहीं सकता उस फैसले में क्या क्या लिखा हुआ है, बस वो फैसला पढ़ ले, आपको पाकिस्तान के मसाइल की असल वजह समझ आ जाएगी। इस जजमेंट में लिख दिया गया है, मीडिया का किरदार जो है उस पर भी जिक्र किया गया है। ठीक है,
ٹھیک حامد میر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. شائق عثمانی صاحب کیا اب آپ تو یہ کہہ رہے ہیں, حامد میر صاحب نے بھی یہ کہا کہ وہ بھی اس طرح کی پابندیوں کے خلاف ہیں, لیکن وے فارورڈ کیا ہے؟ اور ایک تو تھوڑا سا آپ سے اس کا طریقہ کار سمجھنا ہے. اگر وزیر داخلہ اعلان کر دے کہ جی فلاں تنظیم یا سیاسی پارٹی پر پابندی لگ گئی, تو وہ اتنا اسٹریٹ فارورڈ تو نہیں ہوتا. ذرا سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ کابینہ کی منظوری کے بعد پھر کورٹ میں جائے گا معاملہ, اس کے بعد پھر ای سی پی کے پاس جائے گا. جی اس کا یہ سپریم کورٹ میں جائے گا. سپریم کورٹ نے فائنلی فیصلہ کرنا ہے کہ پابندی لگنی چاہیے کہ نہیں لگنی چاہیے, اور میرے خیال میں تو سپریم کورٹ تو فیصلہ یہی کرے گی کہ پابندی نہیں لگنی چاہیے. اچھا, کیونکہ کسی پارٹی کو اگر ان کے ایک ویوز ہیں, خاص طور سے یہ جو پارٹی ہے یہ اس کے اپنے ویوز کوئی اینٹی پاکستان کے ویوز ابھی تک سامنے نظر نہیں آئے. یقیناً ان کے جو مذہبی لحاظ سے جو ویوز ہیں وہ مختلف ہیں دوسرے لوگوں سے, لیکن اینٹی پاکستان تو نہیں ہے. یعنی وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ غدار ہے. تو وہ اس وجہ سے سپریم کورٹ میرے خیال میں تو یہی کہے گی کہ آپ پابندی نہیں لگا سکتے. یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, یہ تو وزیر داخلہ کی کمزوری ہے کہ وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکے. کسی ملک میں دنیا میں ہر جگہ اس قسم کے انسیڈنٹ ہوتے ہیں, اور جو داخلہ جو انٹیریئر منسٹری ہوتی ہے وہ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے, اور یہ فیل ہو گئی ہے ہماری حکومت اس کام میں. ٹھیک. اچھا, اس پہ شائق عثمانی صاحب اگر یہ آپ سے سمجھنا ہے کہ اگر اسٹیٹ کی رٹ کو ایک سیاسی جماعت ہو, مذہبی جماعت ہو, جو بھی ہو, وہ چیلنج کر لے, تو اس بنیاد پر کیا ان پر پابندی نہیں لگ سکتی؟ اس کو بنیاد کے آپ نے تو آپ دیکھیں پولیس اہلکاروں کو پکڑ پکڑ کے مار رہے ہیں, اور ہر جگہ روڈ املاک وغیرہ نظراتش ہو رہی ہیں, روڈیں بند ہو رہی ہیں, اور اسٹیٹ کی رٹ کو آپ چیلنج کر رہے ہیں. اس بنیاد پر نہیں ہو سکتی پابندی, آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, دیکھیے پابندی کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس مشینری ہے, آپ کے پاس اکوپمنٹ ہے, آپ کے پاس ہر ایک چیز موجود ہے, آپ اس کو استعمال کریں اور اس کو کنٹرول کریں. لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, اس کو کنٹرول کریں. یہ تو نہیں کہ آپ کو اگر کنٹرول نہیں کر سکتے آپ اس پابندی لگا دیں, ایسا تو نہیں پاسبل ہے, یہ کر نہیں سکتے آپ. کسی کا جو رائٹ ہے اپنا ایکسپریشن کا, چاہے وہ غلطی ہو, آپ کے اپنے ارادے کے مخالف ہو, تو آپ اس کو بند نہیں کر سکتے. ہر ایک کو حق ہے کہ وہ جو چاہے وہ اس کی بات کرے, جب تک ملک کے خلاف بات نہ کرے. ابھی تک میرے خیال میں انہوں نے ملک کے خلاف تو کوئی بات نہیں کی, انہوں نے صرف اپنے ایک ویوز دیے ہیں, اور وہ حکومت کو پسند نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, لا اینڈ آرڈر سچویشن کو لا اینڈ آرڈر سچویشن کے طور پر دیکھنا چاہیے, اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. یہ وزیر داخلہ جو ہیں اور جو داخلہ منسٹری ہے اور جو انٹیریئر منسٹری ہے اس کا فیلئر ہے اس کے اندر. ٹھیک.